मैसेज आया आप लोगों को? आ गया रिकॉर्डिंग का। ठीक है। ऑरिफिस प्लेट आपके पास इंस्ट्रूमेंट था जो डेल्टा पी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़े थे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फ्लोमीटर के केस में। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो कि डेल्टा पी क्रिएट करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो डेल्टा पी को मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करता है, दूसरा मेजर करता है। तो ऑरिफिस प्लेट इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो डेल्टा पी को क्रिएट करता है। एंड इस ऑरिफिस के साथ हम लोग यू ट्यूब या यू शेप मैनोमीटर लगा देते हैं, या किसी और टाइप के मैनोमीटर लगा देते हैं, जिससे हम लोग डेल्टा पी मेजर कर सकते हैं। ओके, इस केस में हम लोगों ने क्या किया था कि एक पाइप के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड में गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है, और हमने उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी है। उस ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा कि लिक्विड स्क्यूज होगा, और स्क्यूज होने के बाद आगे जाके एक्सपैंड होगा। ठीक है। इस स्क्यूज मतलब कि इसके एरिया कम होने से और एरिया इंक्रीज होने के साथ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर लिक्विड का लेवल या लिक्विड का प्रेशर बहुत कम होगा, और वहां पर फ्लूइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ये कह रहे हैं वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा इट मीन्स वहाँ पर प्रेशर बहुत लो है, और जहाँ पर लिक्विड लेवल अपने इजी नॉर्मल बिहेवियर के साथ आ रहा था वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। तो एक साइड से प्रेशर एग्जर्ट होगा डाउन साइड पर, और दूसरी जगह पर क्योंकि प्रेशर कम है तो लिक्विड अप साइड पर मूव कर जाएगा। हम यहाँ से डेल्टा एच मेजर कर लेंगे, और डेल्टा एच मेजर करने के बाद हम फार्मूले में इंसर्ट करेंगे, और हमारे पास आ जाएगी क्यू की वैल्यू। फार्मूला में इंसर्ट करेंगे, फार्मूला में इंसर्ट करने से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमें पता पी इज इक्वल टू रोजी है, तो आपके पास होता है रोजी एंड डेल्टा एच। यहाँ से हम लोग पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और पी की वैल्यू यानी कि जो एक्चुअली डेल्टा पी की वैल्यू होगी, इस डेल्टा पी की वैल्यू हम इस फार्मूले में इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें अगर हम। अच्छा, जो यहाँ पे एक और बात बताने वाली थी वो ये थी कि जो लिक्विड फ्लो करता है इंडस्ट्री के अंदर पाइपलाइन में, वो हम लोग फ्लो करवाते हैं पंप के थ्रू। पंप क्या करता है कि वो रोटेशन प्रोवाइड करता है, रोटेशन प्रोवाइड होने से उसके लिक्विड पुश होता है पाइपलाइन के इनसाइड, और वो फ्लो करता है किसी एक भी डायरेक्शन के अंदर। नाउ, अब कहने का इस बात को कहने का मकसद क्या है कि लिक्विड के पास एक एनर्जी होती है जो उसको मूव करवाती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी पंप की वजह से आती है, या फिर हम लिक्विड लेवल को रिजर्वायर बनाते हैं हाइट के ऊपर। ठीक है। और हाइट से लिक्विड जब नीचे आता है तो वो एनर्जी की वजह से आता है जो उसके पास स्टोर होती है। जैसे हमारे घर की टैंकी में हम टैंकी ऊपर लगाते हैं तो पानी वहाँ नीचे फ्लो करता है, बट जब हम ऊपर टैंकी में पानी पहुंचाना होता है तो मोटर चलाकर हम पंप करते हैं कि पानी ऊपर टैंकी को फुल कर दे। अच्छा, तो पानी के पास या लिक्विड के पास वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करता है। जब हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरिफिस प्लेट लगाई है, तो वो ये ऑरिफिस प्लेट इस लिक्विड फ्लो के दरमियान में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा। ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू लेट्स सपोज E1 है, तो इधर क्या होगी? आपके पास E2 होगी इससे पास होने के बाद, और E1 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी E2 से। यानी कि एक आपके पास एनर्जी की वैल्यू है जो किस पॉइंट पर लॉस हो गई है। इट मीन्स के ऑरिफिस मीटर ऑरिफिस मीटर परमानेंट एनर्जी लॉस कॉज करते हैं। क्या करते हैं? कोई रिपीट करेगा? परमानेंट। परमानेंट एनर्जी लॉस क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो जो एनर्जी यहाँ पर लॉस हो जाती है हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। यानी कि वो ठीक है कि पाइप पे जब अगर मैं इस पाइप की लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये जो एरोज है वो आगे जाके स्ट्रीम लाइन यानी कि स्ट्रेट हो जाएंगे, बट जो इस एरिया पर एनर्जी लॉस हुई है ना वो हमें कभी भी रिकवर नहीं हो सकती। तो एक तरफ ऑरिफिस प्लेट का फायदा ये है कि ये सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, चीप है, और हमें ये प्लांट पर मैक्सिमम यही यूज होता है। बट इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि परमानेंट एनर्जी लॉस क्रिएट करता है। उस एनर्जी को हम लोग
फ्लो मीटर के लैंग्वेज में कहते हैं हेड लॉस। सर ये जो एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई है वो किस दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी? यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुई है वो आपके पास वेलोसिटी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी कि प्रेशर से लिक्विड आ रहा होगा, तो प्रेशर से आने के बाद यहाँ पर हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जी तो सर। आपको मैंने बताया था यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारे पास, बर्नौली क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पी वी इज इक्वल टू, यानी कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू एंड वी टू। ये प्रेशर एंड वेलोसिटी है, प्रेशर एंड वेलोसिटी आपके पास है। तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा बट वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। जब यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, यानी कि इस सेक्शन में जो पी वन वी वन होगा वो इस सेक्शन के पी टू वी टू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पर ज्यादा होगी, और ई टू पॉइंट के ऊपर वो कम हो जाएगी, तो वो ई टू कन्वर्ट हो जाएगी वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। फिर आगे जाकर दोबारा वो सीमैन उसको मिल जाएगा पाइपलाइन को, तो वो दोबारा अपनी वेलोसिटी को गेन कर लेगी, बट जो एनर्जी लॉस है वो कभी भी दोबारा हमें नहीं मिलेगा। ये लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत मुझे क्यों फील हुई आपको? अच्छा, उसी एनर्जी लॉस को बचाने के लिए ना हमारे पास जो कट होता है ऑरिफिस प्लेट का, उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्मूथ दिखाया हुआ है, यहाँ शार्प दिखाया हुआ है, और यहाँ पर एंगुलर दिखाया हुआ है, ऑरिफिस कॉनिक एज दिखाया हुआ है। ये डिफरेंट जो एजेस है, डिफरेंट शेप्स है कट की, वो इसलिए बनाई जाती हैं कि ताकि एनर्जी लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। अब ये देखें, अब एडवांटेज क्या है कि लॉस कॉस्ट है अवेलेबल इन मैनी मटेरियल, कैन बी गोज इन वाइड रेंज ऑफ डायमीटर, परमानेंट प्रेशर लॉस। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि जो प्रेशर लॉस हो जाएगा वो आपको दोबारा रिकवर नहीं होगा। प्रेशर इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो आपको वो भी रिकवर नहीं होगी। 10 टू क्लॉक, जो अगर आपके पास इस एजिस के ऊपर अगर कोई चीज मटीरियल आकर स्टक हो जाता है तो परमानेंट लॉस होगा, और परमानेंट लॉस जो है इस मटीरियल की डायमेंशन को चेंज कर देगा। और हम लोगों ने देखा कि जो फार्मूले से हम लोग क्यू की वैल्यू निकालते हैं, उसके अंदर एक फार्मूला वैल्यू है सी एफ की, फ्लो कॉफिशिएंट। ये फ्लो कॉफिशिएंट वेरी करता है हर प्लेट का अपना अपना, और ये डिजाइन में हमें ये वैल्यू हमें बताता है, जो उसको प्रोड्यूसर होता है, इंडस्ट्री वाले मैन्युफैक्चरर, वो हमें इसकी सीएफ की वैल्यू देते हैं। बट अगर यहाँ पर क्लॉगिंग हो गई है इस पॉइंट के ऊपर, तो इट मीन सीएफ की वैल्यू वेरी कर जाएगी, और सीएफ की वैल्यू अगर वेरी करेगी तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गलत होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं तो हमारा एक नॉमिनेटेड वैल्यू होती है फ्लो रेट की, हम कहते हैं अगर वैल्यू उससे आगे या पीछे होना शुरू हो जाए तो पहले हाथ इसको आप ऑरिफिस प्लेट को खोलें और खोल के देखें क्या ये ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई पार्टिकल आकर स्ट्राइक किए हैं और ये टूट गई है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इसके ऊपर कोई चीज़ आकर स्टिक हो गई है और इसका एरिया कम हो गया। तो किसी भी केस के अंदर फिर हमें अपने ऑरिफिस प्लेट को चेंज करना होता है या रिपेयर करना होता है। कैन नॉट बी यूज विद स्लरीज, स्लरीज का नहीं हो सकता। चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू इरोजन कोरोजन एंड स्केलिंग, वही आपको बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज होती रहती है, एरिया कम हो गया सब कुछ काम खराब हो गया। अच्छा, जो हेड लॉस को, जो आपके पास परमानेंट हेड लॉस था, वो होता क्यों था कि एक पाइपलाइन आपके पास है, उस पाइपलाइन के अंदर हम लोग अचानक ही कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, लिक्विड आता है पहले स्ट्राइक करता है इस रिस्ट्रिक्शन के साथ, और फिर वो आगे आके फ्लो करता है, ऐसे ही होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक नई डिवाइस बनाई, दैट इज कॉल्ड अ वेंचुरी फ्लोमीटर, वेंचुरी ट्यूब। की शेप कैसी है? जैसी शेप यहाँ पर हमारे पास लिक्विड फ्लो की थी, ये लिक्विड फ्लो की मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। इसी शेप का इन्होंने डिवाइस बना दी कि जो एक्चुअली हेड लॉस होता है ना, हम उसी हेड लॉस को प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के डिवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्राइमरी डिवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने ऑरिफिस वेंचुरी की तरफ मूव कर दिया। अब ऑरिफिस के बजाय हम लोग क्या बना लिया, वेंचुरी बना लिया। तो लिक्विड अब जो आएगा उसको सडन प्रेशर लॉस नहीं आएगा उसके बाद, बल्कि उसके बाद अब देखें स्मूथ प्रेशर लॉस आ रहा है। स्मूथ प्रेशर ड्रॉप होगा पहले, फिर एक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट है, ठीक है, और फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन हो रही है, यानी कि वहां पर सडन एक्सपेंशन थी, सडन प्रेशर लॉस था। यहाँ पर स्मूथ प्रेशर लॉस है एंड स्मूथ प्रेशर रिकवरी है। मैं क्या वर्ड यूज करूँ, प्रेशर रिकवरी, यहाँ पर स्मूथ है। तो अगर इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ें तो अपस्ट्रीम आपके पास वो पॉइंट है जो कि इंस्ट्रूमेंट से पहले होता है, और डाउन स्ट्रीम जो इंस्ट्रूमेंट के बाद होता है।
तो वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि अपस्ट्रीम जहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर है वहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट लगाते हैं यूट्यूब का, और जहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर लॉस है वहाँ पर दूसरा पॉइंट लगाते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास ए आ जाएगा, ये पॉइंट आपके पास बी आ जाएगा। तो इन यहाँ से डेल्टा एच मेजर करेंगे हम लोग, डेल्टा एच की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे प्रेशर, और फिर बेंचुरी की मदद बर्नौली इक्वेशन की मदद से हम लोग निकाल लेंगे फ्लो रेट क्या चलता है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन वेंचुरी ट्यूब the fluid flow rate is measured by reducing the cross-sectional area in the flow path, generating a pressure difference. वही बात। After the constricted area, the fluid pass through a pressure recovery where up to 80% of the differential pressure is generated at the constricted area is recovered. वो कहता है कि 80% जो प्रेशर लॉस हुआ था ना इस पॉइंट के ऊपर, वो हमें रिकवर हो जाता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो 80% प्रेशर लॉस आपके पास रिकवर हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो एक प्रॉब्लम थी कि प्रेशर लॉस का जो ऑफिस में हमें फेस करनी पड़ रही थी, वो वेंचुरी के केस में हमें प्रेशर लॉस फेस इतना उतना नहीं करना पड़ेगा इनको 20% का मार्जिन अभी भी हमारे पास है, बट उतना नहीं है जितना हमारे पास ऑफिस केस में था। तो इट मीन्स कि ये आपके पास एडवांस इक्विपमेंट है एज कम्पेयर टू ऑफिस में फ्लोमीटर। तो बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। ओके, अब इसकी क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो गई है बिकॉज यहाँ पे दो एरियाज डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे एरियाज की वैल्यू को एरिया एट ए पॉइंट, एरिया बी पॉइंट एंड डेल्टा पी वैल्यू रख के हम लोग फ्लो रेट यहाँ से निकाल लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकाल लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स के क्या है? वेंचुरी मीटर कैन पास 25 to 50% मोर फ्लो देन एन ऑरिफिस मीटर। होता क्या है कि ऑरिफिस मीटर एक प्लेट के अंदर डायरेक्ट हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो लिक्विड को बहुत स्मॉल पॉइंट मिलता है गुजरने के लिए। ऑन द अदर हैंड वेंचुरी जो आपके पास है वो एक लार्जर एरिया पे पहले कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर एक्सपैंड होती है, ठीक है। तो लिक्विड जो है वो मैक्सिमम फ्लो कर सकता है इस कॉन्स्ट्रक्शन में से। तो 25 से 50% लोड फ्लो रेट होता है और किस मीटर के मुकाबले में। दो इनिशियली एक्सपेंसिव, वो कहता है पहले स्टार्ट में महंगा होता है, बट वेंचुरी मीटर हैज रिलेटिवली लो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट। अच्छा, मेंटेनेंस की क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई एज ही नहीं है जहाँ पर कोई लिक्विड या कोई मटेरियल आकर रुकेगा, जबकि यहाँ पर एज आपके पास है, ये डेड पॉइंट आपके पास है। अगर कुछ स्लरी है तो वो अपस्ट्रीम से आते हुए इस ट्यूब से निकालने के बाद नीचे अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बट वेंचुरी के केस में सारा फ्लो स्मूथ है तो कुछ भी चीज़ यहाँ पर रुक नहीं सकती। तो ऑपरेशनल कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बड़ी लो है। ओके, वेंचुरी ट्यूब हैज आर अप्रोप्रिएट फॉर फ्लूइड कंट्रोलिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए ऑरिफिस फेल हो जाती है जबकि वेंचुरी पास हो जाती है, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे आर हाईली रिकमेंडेबल फॉर विस्कस फ्लूइड्स। विस्कस फ्लो जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए हम लोग वेंचुरी फ्लोमीटर यूज़ करते हैं और फिर फ्लोमीटर यूज़ नहीं करते। द वेंचुरी ट्यूब इज कंसीडर्ड टू बी फेवरेबल बिकॉज ऑफ लो परमानेंट प्रेशर लॉस। इसमें प्रेशर लॉस है बट उसकी वैल्यू बड़ी लो है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ शार्प कॉर्नर्स, बिकॉज इसके अंदर शार्प कॉर्नर्स नहीं है। अच्छा, अब एक और एडवांस आ गया दैट इज अ फ्लो नोजल। फ्लो नोजल में क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम बताता है एक और क्या है, यानी कि अगर वेंचुरी फ्लोमीटर इतना ही अच्छा है तो हम लोग ऑरिफिस को हटाकर वेंचुरी में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? बट इंडस्ट्री आपको बताता है कि 90% ऑरिफिस ही यूज करती है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पार्ट है वेंचुरी फ्लोमीटर का वो बहुत बड़ा है। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई पाइपलाइन है, ठीक है, बड़ी पाइपलाइन है, उसके अंदर से मैं एक बिग पार्ट को पहले कट करूंगा और कट करने के बाद यहाँ पर जो है वो वेंचुरी फ्लोमीटर इंस्टॉल करूंगा। ऐसा ही है। जी सर। ये जो कटिंग और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाइपलाइन आपकी डैमेज हो जाती है और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और एक प्रॉब्लम जो इसने मिस कर दी है वो वेंचुरी फ्लोमीटर की एक्यूरेसी बड़ी कम है, ऑरिफिस फ्लोमीटर की एक्यूरेसी बड़ी ज़्यादा है। प्रिसीजन कम है, एक्यूरेसी बड़ी ज़्यादा है। तो अब
एक तरफ इतने सारे बेनिफिट है, बट ये जो एक मेन प्रॉब्लम है कि हमें एक तो उसको दोबारा काट के पाइप को लाइन को डैमेज करना पड़ेगा, परमानेंटली बड़ा बिग कट लगाना पड़ेगा। फिर अगर इक्विपमेंट की लो मेंटेन कॉस्ट है, बट कोई कॉस्ट है तो सही ना, पर अगर ये खराब हो जाए तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बड़ी ज़्यादा, परचेजिंग कॉस्ट बड़ी कम है। दूसरी तरफ ऑरिफिस के केस में क्या होता है कि जस्ट आपने पाइप को कट किया है, कट करके एक प्लेट इंसर्ट कर दी है इसके अंदर, और कुछ भी मसला हो कभी भी तो प्लेट को निकालो, प्लेट को चेंज कर लो। तो इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से हम लोग ऑरिफिस की तरफ ही मूव करते हैं, वेंचुरी की तरफ कम मूव करते हैं। ओके, अगर हमें एरिया प्रॉब्लम थी तो एरिया की प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक नई फार्मूला निकाली, दैट इज अ फ्लो नोजल। फ्लो नोजल क्या है, देखें इसके अंदर भी कोई शार्प एज नहीं दिखाए हुए आपको, स्मूथ कंस्ट्रक्शन आ रही है, देन वो एक्सपेंशन आएगी आपके पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पाइपलाइन में इंसर्ट किया फ्लो नोजल को। फ्लो नोजल को इंसर्ट करने के बाद आपने दो पॉइंट्स निकाले जहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर था, तो वहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू आ गई। और डेल्टा पी की वैल्यू के बाद अब जो रिस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम थी कि शार्प आ जाएगा, वो शार्प आ जाए बल्कि वो स्मूथ आ जाएगा। स्मूथ आ जाने के बाद लिक्विड जो है वो उसमें से पास आउट हो जाएगा। इट मीन्स कि प्रेशर लॉस बहुत कम है और फिश के मुकाबले में, बट वेंचुरी के मुकाबले में प्रेशर लॉस ज़्यादा है। तो इंडस्ट्री वाले प्रेशर लॉस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट मेंटेनेंस कॉस्ट या इनिशियल कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो कहते हैं जी हम लोग जो प्रेशर लॉस है हम लोग वो मेयर कर लेंगे, वो बियर कर लेंगे, बट ये जो प्रॉब्लम है इसकी कॉस्ट की, इनिशियल कॉस्ट की या मेंटेनेंस कॉस्ट की, वो बड़ी ज़्यादा है, तो वो बियर नहीं करेंगे। इसलिए वेंचुरी को वो जहाँ पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है ना, कुछ और यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ पे यूज़ करते हैं, वरना हर जगह पर ऑरिफिस या फिर अब फ्लो नोजल भी आ गया, फ्लो नोजल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है? फ्लो नोजल इज अ डिफरेंशियल फ्लो मीटर दैट क्रिएट अ फ्लो रिस्ट्रिक्शन फॉर टिपिकली हाई वेलोसिटी नॉन विस्कस इरोसिव फ्लो। इरोसिव एक होता है कोरिगन वर्ड होता है, एक होता है इरोजन। कोरिगन क्या होता है कि आपके पास केमिकल चेंज है किसी प्लेट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जंग लग जाना, ठीक है, तो केमिकल चेंज आपके पास है, उसका कहते हैं कोरिगन। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि दूसरा कहता है इरोजन। इरोजन कैसे कह रहे हैं आप कि जैसे आपने अपने घरों में पेंट किया हुआ है, ठीक है, और कुछ दिनों बाद नमी की वजह से, वाटर मॉइस्चर की वजह से वो पेंट भुरना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं आता, बट वो फिजिकल चेंज होने की वजह से वो मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है, उसे कहते हैं इरोजन। अच्छा, जब आपके पास ऑरिफिस का केस था, और जो दोबारा मैं ड्रॉ करता हूँ, ऑरिफिस के केस में हमारे पास क्या होता है कि जब लिक्विड आके स्ट्राइक करता था एजिस के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता इन एजिस को वो वीक करता रहता है, और वो भुरना शुरू कर देते हैं। जब वो इरोजन होती है उन लोगों के उस ऑरिफिस के अंदर, तो जो एरिया जिसके ऊपर ये डिजाइन हुआ हुआ है वो चेंज होकर बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाएगा तो आपके पास जितनी कैलकुलेशन है वो तमाम की तमाम गलत हो जाएंगी। तो जहां पर इरोसिव फ्लो हो, ऐसा फ्लो जो कि इस एजिस को अगर डैमेज करे, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, फ्लो नोजल को यूज करते हैं, ताकि जो शार्प एजिस पे एरिया चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम होनी थी, अब वो ना हो, बल्कि वो स्मूथली फ्लो करके वो एग्जिट की तरफ मूव करते हैं। नोट लाइक ऑरिफिस के पहले वो आकर स्ट्राइक करें, प्लेट के ऊपर फुल प्रेशर एक्सर्ट करें, देन वो साइड से होकर ऊपर से जहाँ पर पॉइंट दिया हुआ वहां जाके वो एक्सपैंड हो, फिर वो बाहर निकले। समझ आ गई बात की आपको इस वर्ड इरोसिस की? जी सर। ओके, its rounded design provides a more effective through sweeps of particles in the flow stream, which extend product's life by reducing wear and potential damage। तो कहता है क्योंकि स्मूथ इसके एजेस बने हुए, स्मूथ कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो अगर कोई पार्टिकल्स भी आ रहे हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं, तो जिससे इसकी जो पोटेंशियल डैमेज है या वीयर प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोनोजल आर यूज as measuring element for liquid and gases in industrial application। इंडस्ट्रियल गैसेस और लिक्विड दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। लिक्विड विद स्पेनेड सॉलिड कैन आल्सो बी मेजर्ड विद फ्लो नोजल्स। अगर आपके पास स्पेनिश सॉलिड्स है वो भी यूज हो सकते हैं। A high velocity flow nozzle can handle approximately 60% greater liquid flow than orifice plate having the same pressure drop।
वो कहता है लेट्स सपोज एक कंडीशन उसने कंसीडर कर ली है कि एक प्रॉब्लम के अंदर डेल्टा पी क्रिएट हो रहा है, 50 किलो पास्कल का प्रेशर लॉस आपके पास आ रहा है, ठीक है। और फिर भी सेम प्रेशर लॉस दे रही है और नोजल भी सेम प्रेशर लॉस दे रही है, बट जो लिक्विड फ्लो होगा वो 60% ज्यादा होगा फ्लो नोजल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो ओपनिंग है वो ज्यादा है। द फ्लो नोजल इज रिकमेंडेड फॉर बोथ क्लीन एंड डर्टी लिक्विड, दोनों को यूज करने के लिए हो सकती है। द रिलेटिव प्रेशर लॉस इज मीडियम, आपको बता था कि इसका प्रेशर लॉस वेंचुरी से कम है, वेंचुरी से ज्यादा है और फिर से कम है, so it is a medium pressure loss device. Not recommended for highly viscous liquid and also for liquid containing large amount of sticky solids. अगर कुछ sticky solids है तो वो यूज नहीं किए जाएंगे, उन एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री के अंदर जब वो वाटर को क्लीन करते हैं, क्या है ना, उसको डाई करने के बाद वॉशिंग करते हैं, तो वॉशिंग के केस में जब वो वुड को ड्राई एंड वॉश करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे वुड के पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर प्रेशर की वजह से वाटर के साथ फ्लो करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो उन एप्लीकेशन में जहाँ पर स्टिकी सॉलिड्स होंगे वहाँ पर इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। ओके, देन वी हैव अ पीटर ट्यूब। पीटर ट्यूब का एक्सपेरिमेंट आई रिमेम्बर, आई थिंक हमारे फर्स्ट ईयर में भी होता था, मेरा ख्याल है होता था। अच्छा, इसमें केस में क्या है, फिर ट्यूब नाम बता रहा है कि ट्यूब होगी। इसकी शेप आपको ना ये दिखाई हुई है टॉप के ऊपर, ये डिफरेंट शेप दिखाई हुई है आपको। ओके, एक ये शेप दिखाई हुई है, यानी कि जो ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए शेप ये दिखाई हुई है। ये तीन शेप बनाई हुई है और तीनों शेप एक्चुअली एक ही जैसी है। तीनों शेप, तीनों शेप में फर्क है। एंड एंड फर्क क्या है, मैं अगर आपको यहीं पर दिखाना चाहूँ ऑप्शन पेन, एक में कोई एज नहीं दिया हुआ, एक में एज दिया हुआ है, बट उसका नेक्स्ट एज जो है वो ओपन टू नॉर्मल है, और जो सेकंड थर्ड टाइप है उसके अंदर जो पॉइंट बी है वो आपके पास पाइपलाइन के साथ अटैच है, ठीक है। ये तीन टाइप इसमें दिखाई हुई है। अच्छा, इसके इसमें होता क्या है आपके पास, यूट्यूब पे हम लोग करते क्या थे, अगर मैं इसको यूट्यूब पहली वाली को 1, 2 एंड 3, अगर यूट्यूब मैनोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते थे कि एक लिक्विड इसके अंदर फिल करते थे और इसको हम लोग अपने प्रेशर लाइन के अटैच करते थे। प्रेशर लाइन में जो प्रेशर होता था वो ट्यूब के अंदर जाता था और लिक्विड को डाउन साइड पुश करके दूसरी लेग से अप साइड पुश करता था। ऐसे ही होता था गाइस, बताएं, ऐसे ही होता सर है। ये तो यूट्यूब जैसा ही था, मैनोमीटर जैसा। यूट्यूब में पहली शेप तो यूट्यूब की ही है, जी सर। लेकिन फर्क क्या है कि ये एनवायरनमेंट के ऊपर ओपन है, यानी कि इसका जो सेकंड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरे पे हमने उसकी लेग को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और एक्सटेंड करने के बाद वो किसी मिडिल पॉइंट के ऊपर ना, अच्छा एक्सटेंड करने से हुआ क्या है मैं बताता हूँ आपको, बारे में नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। ये लिक्विड फ्लो ना आपके पास मूव कर रहा है, एक प्रेशर क्या था मेरे पास कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब लगा दी, लिक्विड अभी पास कर रहा है जैसे इस एज के ऊपर जो ओपनिंग है, लिक्विड अपना स्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यानी कि लिक्विड गुजरता हुआ जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं यहाँ पर एक बड़ी सी ट्यूब शेप क्रिएट करूँ, और मैं कहता हूँ कि स्टैटिक प्रेशर ऊपर से मूव कर रहा था, तो स्टैटिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर एक्सर्ट करेगा ट्यूब के ऊपर और फिर वो डाउन साइड में मूव करना शुरू कर देगा। जबकि यानी कि लिक्विड एक साइड पे मूव कर रहा है आपके पास, और पाइपलाइन की या यूट्यूब की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। यूट्यूब की डायरेक्शन डाउन साइड पे है और लिक्विड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब इस शेप को, प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया कि हमने उसी यूट्यूब की लेंथ को एक्सटेंड करते हुए उस लिक्विड की डायरेक्शन की सिमत में हम लोगों ने यूट्यूब की जो एक लेग थी उसको बेंड कर दिया। उसी लेग को हम लोगों ने बेंड कैसे किया है कि जहां पर जिस डायरेक्शन से लिक्विड आ रहा था उसी डायरेक्शन में उसको लगा दिया। अब क्या होगा कि लिक्विड जो जाएगा, वो लिक्विड जाने के बाद
हिट करेगा इस वॉल को और अंदर जाएगा नीचे करके। इट मीन जो प्रेशर यहाँ पर हमें फील हो रहा था वो प्रेशर यहाँ से डिफरेंस होगा। एक केस में जहां से प्रेशर स्टैटिक प्रेशर अप टू डाउन आ रहा था, और दूसरे केस में कि मैंने लेग को एक्सटेंड करके लिक्विड की डायरेक्शन फ्लो में मैंने उसकी फेस को कर दिया, तो अब जो प्रेशर मेजर होगा वो डिफरेंट प्रेशर होगा। मैं बैक इस इमेज पे जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, पहले केस के अंदर लिक्विड लेवल यहाँ पर है और इस पॉइंट पर आपके पास है। मैं इसे इनको एक्सटेंड करता हूँ अगर है, तो ये देखें कि जब मैंने इस लेग को एक्सटेंड करके डायरेक्शन ले लिया लिक्विड की डायरेक्शन में, तो वो हाई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। इट मीन लिक्विड जो है वो ज्यादा अपसाइड मूव कर रहा है। तो यानी कि ये डिफरेंट है ड्यू टू मैनोमीटर से। ठीक है, ओके, अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आता हूँ। पॉइंटर ऑप्शन इरेज। इसकी डायरेक्शन इसकी मतलब कि इमेज कैसे बनेगी? एक तो आपके पास है एक ओपनिंग जहां से लिक्विड डायरेक्टली जाकर हिट करेगा इसकी ओपनिंग पे, और वो बॉटम पर जाकर लिक्विड को हिट करेगा। तो ये जो दूसरी लेग है, ये दूसरी लेग कहाँ पे जा रही है और किया आप लोगों ने? मैं कैसे यार, मैं आपके पास होता तो मैं बताता आपको। कैसे बताऊँ? फर्ज करें एक पाइप है, एक पाइप है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक और पाइप ओपन, गलत हो गई, गलत हो गई, नहीं नहीं, एक पाइप है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक और पाइप इंसर्ट किया, बट उस पाइप के अंदर सुराख है, ठीक है। और फिर मैंने इस पाइप को यहाँ से क्लोज कर दिया, इन दो पाइप्स को आपस में मिला दिया। अब मैंने इस लेग को एक्सटेंड कर दिया है। ये वही मेन लेग है जहाँ से लिक्विड ने आके डायरेक्टली हिट करना है और एक लेग के ऊपर प्रेशर देना है, ठीक है। और ये जो दूसरी पाइपलाइन थी, इस पाइपलाइन को मैंने एक रेजरवायर के साथ अटैच किया है, और सॉरी गलत हो गया लाइन, सारी ऑप्शन, और इस पाइपलाइन को मैंने एक्सटेंड करते हुए ये जो सेकंड ट्यूब तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। थोड़ा हाल में ज्वाइन किया है। तो अच्छा, इस लैब को मैंने अगर रेजरवायर से एक्सटेंड कर दिया, इट मीन कि दो पाइपलाइंस थी। एक पाइपलाइन के ऊपर आपका डायरेक्ट प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और दूसरी पाइपलाइन के ऊपर ये जो मैंने एम्प्टी होल्स बनाए हुए, ये होल्स बनाए हुए मैंने वन अप साइड पे डाउन साइड पे, यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर जाकर एक्सर्ट होगा, और वो यहाँ पर लिक्विड को अपनी एक प्रेशर की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो अब आप ना इस डायग्राम को देखेंगे, पॉइंटर ऑप्शन 10। अब इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर आपके पास लिक्विड हिट हुआ है और दूसरे ये होल्स हैं, छोटे छोटे से दो होल दिखाएंगे। इन होल्स के ऊपर स्टैटिक प्रेशर होगा, ये वही होल्स में मैंने इंडिकेट किया है। तो अब आप देखें, मैं दूसरी एक और इमेज के ऊपर चला गया हूँ उसकी। यहाँ पर होता है कि आपके पास कि एक जगह पर आपके पास इम्पैक्ट प्रेशर आता है, ये जो डायरेक्टली लिक्विड के इंसर्ट होने से जाता है, और दूसरी जगह पर आपके पास जो होल्स इंडिकेट किए हुए थे वहां पर से स्टैटिक प्रेशर जाता है। इन दो प्रेशर का डिफरेंस लेते हैं हमारे पास, तो जो वैल्यू आती है उसके पास डेल्टा एच की वैल्यू आती है। डेल्टा एच की वैल्यू को अगेन हम लोग वेंचुरी मीटर, वो जो पेट्रोलिक क्वेश्चन वाली किसी क्वेश्चन में इंसर्ट करेंगे, तो आपके पास वो रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं।
बल्कि फ्लो रेट नहीं, फ्लो वेलोसिटी के लिए यूज होता है। ओके, अब इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पीरियड ट्यूब measures the local velocity due to the pressure difference between 1 and 2, यानी कि वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम यूज होता है, प्रेशर की हेल्प से यूज करता है। द पीरियड ट्यूब ओनली लिक्विड डिटेक्ट फ्लो रेट एट वन पॉइंट रेदर देन एन ओवरऑल कैलकुलेशन। इसका प्रॉब्लम क्या है कि जिस जगह पर हम लोग ट्यूब को रखेंगे ये जस्ट उसी जगह पर वैल्यू देगा प्रेशर की या वेलोसिटी की, उससे आगे या पीछे कोई आंसर नहीं देगा। यानी कि पॉइंट वेलोसिटी के लिए यूज होती है, जो ओवरऑल वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज नहीं होती है आपके पास। वर्किंग प्रिंसिपल, ईच पीरियड ट्यूब हैज टू ओपनिंग, one perpendicular to the flow rate and one parallel to the flow. The impact tube has its opening perpendicular to the liquid flow rate, allowing the fluid to enter the tube at point 2 से enter होगा and build a pressure. The static tube pressure with opening parallel to the liquid flow rate gives the static pressure and cause the sealed fluid of known density to shift in the basement at point 1. ये 1 पॉइंट शो किया हुआ, ये पॉइंट 2 शो किया हुआ आपके पास। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो डिफरेंस आएगा हम लोग वही कर लेंगे। अब ये देखें, एक इसने शेप ये बनाई हुई है, दूसरी शेप ये बनाई हुई है। तो अगर मैं इन शेप्स को आगे ज्वाइन करना हो ना, तो ये शेप्स आपस में इस तरह जाके ज्वाइंट हो जाएंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या है? द फ्लो मीटर मस्ट बी प्लेस्ड एट लीस्ट 100 पाइम डायमीटर इन डिस्टेंस डाउन टाइम ऑफ द नियरेस्ट फ्लो स्टेशन। तो कहते प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट वेलोसिटी को तुमको बताती है, इसलिए आपने जब भी इसको यूज करना है तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन, फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई ऑफिस मीटर लगी हो पहले से, या फिर कोई बेंड आ रहा हो या कुछ भी रिस्ट्रिक्शन आ रही हो, उसकी रिस्ट्रिक्शन से 100 डायमीटर के डिस्टेंस के बाद चेक करना है। जो भी पाइप का डायमीटर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और उस डिस्टेंस के बाद आपने मेजर करना है फ्लो को। this ensures the unwanted pressure fluctuation and accurate period tube reading। तो फायदा क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशन अगर आ रही हो तो वो खत्म हो जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम वही है आपके पास, बिकॉज इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स हैं, तो अगर फ्लूइड के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे तो पीरियड ट्यूब के ओपनिंग को बंद कर सकते हैं। एप्लीकेशन, एयर स्पीड इन रेसिंग कार्स एंड फाइटर जेट्स में यूज करता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एयर फ्लो इन पाइप्स, डक्ट्स एंड स्टैक्स, लिक्विड फ्लो इन पाइप्स, बिगर एंड ओपन चैनल के लिए यूज कर सकते हैं इसको। एडवांटेज क्या है? सिंपल है, रिलायबल है, इनएक्सपेंसिव, सस्ती सी ट्यूब मिलती है। suited for a variety of environmental conditions, including extremely high temperature and wide range of pressure. Disadvantages of accuracy and range is relatively low. The period tube detects the flow velocity at only one point rather than an overall system. इसको हमारे पास रोटामीटर्स हैं। रोटामीटर हम लोगों ने भी लैब में ऑब्जर्व किए हुए भी हैं। तो इसके लिए पहले कंडीशन क्या है कि लुकर आपके पास हमेशा डाउन साइड से अप साइड मूव करना चाहिए और परपेंडिकुलर इंसर्ट होते हैं। सेशन डी हो गया। तो रोटामीटर की पहली कंडीशन आपके पास क्या है कि परपेंडिकुलर इंसर्ट होने चाहिए जिसमें रिक्वर्ड फ्लो डाउन साइड से अप साइड हो, अप साइड से डाउन साइड ना हो। इसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये एक ग्लास की ट्यूब है जिसके अंदर एक फ्लोट डाला हुआ है। फ्लोट की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो और वो फ्लोट इस तरह का होता है कि इस ग्लास ट्यूब की अपर एंड पे एंड लोअर एंड पे रिस्ट्रिक्शन होती है। तो फ्लोट ना नीचे गिर सकता है ना इससे बाहर निकल सकता है, फ्लोट ने हमेशा इसके अंदर ही आना है। देन इसकी एक रेंज है, इस रेंज तक फ्लोट जो है वो फ्लोट करेगा, उससे ऊपर जाएंगे तो वो आगे जाके रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर देगा लिक्विड के फ्लो में। इट मीन इससे रेंज से ऊपर अगर हम यूज करने की कोशिश करेंगे तो फ्लोट जो है ऊपर जाकर रुकने की कोशिश करेगा, हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, या फिर स्विडलिंग इफेक्ट की वजह से वो मिडिल वैल्यू में आ जाएगा। यानी कि होना तो ये चाहिए कि हाई फ्लो रेट को मेजर करे, बट हाई फ्लो रेट पे वो अपनी एक्यूरेसी को लॉस कर देगा। ओके, एक्यूरेसी ये एक्चुअली एक्यूरेट होते हैं ये,
इनकी इनके रेंज भी ज़्यादा होती है। ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आपके पास? और ऑटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड और अ गैस इन अ क्लोज ट्यूब by allowing the cross-sectional area of the fluid travels through to vary, causing some measurable effect. ऐसा होता है कि आपके पास के जो ट्यूब है वो ऊपर की साइड पे एक्सपेंड हो रही है, बॉटम की साइड पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऊपर जाके वो एक्सपेंड हो रही है। तो एक्सपेंशन की वजह से कुछ वेरिएशन आती है लिक्विड फ्लो रेट के अंदर। उन वेरिएशन में से एक वेरिएशन क्या है कि जो फ्लोट है अपसाइड मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। As the flow increases, the area around the float must increase. जैसे जैसे float increase करे flow increase करेगा, float ऊपर जाता रहेगा और ये जो distance है between float and the free area वो भी increase करता रहेगा। It means liquid को pass होने के लिए ज़्यादा space मिलती रहेगी। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम लोग फ्लोट इस तरह का यूज़ किया हुआ एक्चुअली, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर लिक्विड के अंदर सब मर्ज होता है, यानी कि वो बैठ जाता है, सिंक हो जाता है। बट जब उसको प्रॉपरली फ्लो रेट मिलता है या प्रेशर वेलोसिटी मिलती है बॉटम से, तो वो इस लिक्विड को किसी सस्पेंडेड कंडीशन में ले जाती है फ्लोट को। ठीक है, वो सस्पेंडेड कंडीशन जो है वो डिसाइड करती है कि इस वक्त फ्लो की वैल्यू क्या चल रही है। इट मीन्स कि ये जो फ्लोट है सारा काम इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड करेगी किस लिक्विड के लिए बना हुआ है। एयर की बात करेंगे तो ये डिफरेंट मटेरियल का होगा, लिक्विड की बात करेंगे तो डिफरेंट मटेरियल का होगा। लिक्विड के अंदर भी जिनकी डेंसिटी लिक्विड से कम है उनके लिए डिफरेंट मटेरियल का होगा, गैस के लिए डिफरेंट मटेरियल का होगा। तो जिस एप्लीकेशन के लिए हमने यूज़ करना है इस रोटामीटर को, वो डिसाइड करता है कि रोटामीटर की डेंसिटी, की शेप और एरिया क्या होना चाहिए। So a rotometer consists of a tapered tube typically made of glass with a float inside that is pushed up flow and pulled down by gravity. फ्लो उसको ऊपर लेके आने की कोशिश करता है पर ग्रेविटी उसको डाउन साइड पे लेके आने की कोशिश करती है। तो इन्हीं कंडीशन के दरमियान में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती, कंडीशन आ जाती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है और फ्लो रेट स्टॉप हो जाता है उस कंडीशन के बारे में। At a high flow rate, more area between the float and the tube is needed to accommodate the flow, so the float rises. The float is shaped so that it rotates as the liquid passes. अब यहाँ पर इसने फ्लोट की जो शेप बनाई हुई है वो सर्कुलर बनाई हुई है, वो जस्ट एक स्फेरिकल बॉल नजर आ रही है। तो ये डिपेंड करता है आप किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हो, किस फ्लो रेट के लिए यूज कर रहे हैं। दिस अलाउज अस टू टेल इफ द फ्लोट इज स्टक, इट विल ओनली रोटेट इफ इट्स फ्री। वो कहता है जब लिक्विड पास हो रहा होता है तो फ्लोट को आप गौर करें तो वो रोटेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसका फायदा क्या होता है रोटेशन का कि अगर कहीं पे स्टक हो जाए तो वो रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। तो कभी कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है कि हमें लगता है कि ये लिक्विड फ्लो कर रहा है बट जो बॉल है या जो फ्लोट है वो किसी पॉइंट पे आकर स्टक हुआ होता है, चिपक चुका होता है। तो हम उसकी देखते हुए हम बता सकते हैं कि फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। Advantages: requires no external power or fuel. It uses only the inherent property of the liquid along with the gravity to measure flow rate. Low cost, good for making small flows, handle wide range of corrosive, can be used in light slurry surfaces. ओके, इसका एक और बेनिफिट क्या है कि ये आपके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है प्रेशर की। इसके बारे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उसके अंदर हम लोग पहले डेल्टा पी कैलकुलेट करते थे, उस डेल्टा पी की वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करते थे फार्मूले के अंदर और फिर हमें पता चलता था कि हमें प्रेशर या फ्लो रेट क्या आ रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें, ये जो डायग्राम है कि जो डेल्टा पी क्रिएट हो रहा है उसकी डेल्टा पी की वजह से हम लोगों ने पहले इसको मार्किंग की हुई है। वो मार्किंग आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देती है कि प्रेशर क्या चल रहा है। हमें कोई फार्मूला या कोई न्यूमेरिकल यूज करने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एडवांटेज के लिए डिसएडवांटेज क्या है कि ग्रास ट्यूब इज इजीली सब्जेक्टेड टू ब्रेकेज, must be mounted vertically, cannot be used horizontal tube, not good for pulsating liquid the surfaces। यहाँ पर पल्सेशन हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल पंप के बाद फौरन बाद हम लोग इसको नहीं लगा सकते। पंप के बाद अगर लगाएंगे तो पल्सेशन होती है तो ये डैमेज होने के चांसेस है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है एल्बो टेप। एल्बो टेप एक्चुअली ये क्या, आपको एल्बो हम लोगों ने देखी हुई है कि हमारे घरों में जहाँ पर भी पानी की या गैस पाइपलाइन बिछी हुई हैं तो उनमें टर्न्स आते हैं, कहीं पे ट्विस्ट करना होता है, कहीं पे उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है। तो उन डायरेक्शन चेंजिंग के लिए हम लोग एल्बो लगाते हैं।
एल्बो के डिफरेंट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री एंगल होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, और 120 डिग्री एंगल के होते हैं। तो यही एक्चुअली मोस्टली डायरेक्शन चेंज होती है जो हमें चाहिए होती है, तो इसी शेप का बनता है। अच्छा, आपको मैंने अभी बात की थी जब हम लोग वेंचुरी सॉरी पीरियड ट्यूब पढ़ रहे थे कि टर्न जहाँ पर आ रहे हो, पाइपलाइन के अंदर टर्न आ रहे हो, तो हम लोग वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पाइपलाइन में टर्न आया है और मैं पीरियड ट्यूब से यहाँ से प्रेशर मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेलोसिटी मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कंडीशन मेरे पास ये है कि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी मेजर की है, और दूसरी मेरे पास कंडीशन ये है कि मैंने यहाँ वेलोसिटी मेजर की है। इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, उसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ। तो आपके ख्याल से कौन सी वैल्यू एक्यूरेट होगी, 1 या 2? वेलोसिटी मैंने सर कैलकुलेट करनी है पाइपलाइन में, तो एक मैंने बताया कि लिक्विड अप साइड से डाउन साइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो यहाँ से दूसरा पाइपलाइन में गुजरता जा रहा है। तो एक कंडीशन ये है कि 1 एरिया के ऊपर मैंने पीरियड ट्यूब रखी है, दूसरी कंडीशन है कि 2 के ऊपर रखी है। विच वन विल गिव मी एक्यूरेट वैल्यू? सर 2। 2। वाई? सर इसमें जब ये टर्न आता है तो वो प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ता है और वेलोसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। जब फर्क तक ये पड़ता है, और दूसरी पल्सेशन। जी सर, बिल्कुल। जब जब तक और दूसरी पे पहुंचेगा ये स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है आपने। तो 2 पे आपको बताया कि वैल्यू ठीक होगी, और प्रेशर लॉस यहाँ पर होना ही होना है। टर्न्स जितने भी होंगे प्रेशर लॉस कॉज करते हैं। तो जब हम अपने घरों के काम भी करवाएं तो कोशिश करें कि मिनिमम ये जो एल्बो है वो यूज किए जाए, क्योंकि एल्बो जो है वो प्रेशर लॉस क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब इट मीन प्रेशर लॉस क्रिएट कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस का वर्ड आ गया, क्या ख्याल है? प्रेशर लॉस आ गया तो इट मीन एनर्जी लॉस आ गया। तो जहां यस। पर एनर्जी लॉस हो रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर। तो माइक बंद कर दें अपने अपनी। ओके, थैंक यू। इट मीन कि प्रेशर लॉस अगर कॉज हो रहा है तो हम क्यों ना डेल्टा पी को यूज कर लें फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए। इनकी कैसी बात है कि उन्होंने देखा कि प्रेशर लॉस तो आना ही आना है, तो क्यों ना इस प्रेशर लॉस को यूज कर ले हम लोग फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो इन्होंने यही काम किया कि एल्बो के लिए इन्होंने एल्बो को डिवाइस एल्बो टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, एल्बो को डिफरेंट एल्बोज को जो यूज होती हैं। ये देखिए, अभी एल्बो नहीं है बल्कि ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर शो किए हुए हैं। शेप एल्बो की ही है, बट इसकी थोड़ी सी शेप क्या है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है कि इन्होंने देखा कि जी जब आपके पास लिक्विड मूव करता है तो वो एक पॉइंट के ऊपर आकर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो जहां पर वो स्ट्राइक करता है वहां पर प्रेशर हाई होता है, P1। और जहां पर वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर स्विल्स शो किए हुए हैं, छोटे छोटे से होल्स या क्या सर्कल शो किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर स्विरलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, घूम रहा है लिक्विड। इसी तरीके से इस केस में यहाँ पर ये देखें स्विल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। स्विल्स इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर वैक्यूम है। वैक्यूम मीन्स यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप, यहाँ पर P2 आपके पास है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा? तो P1 तो प्रेशर ज्यादा है, वो जब स्ट्राइक करता है उसको। और कोई पर्सन? है कौन कौन? मोहित, यमुना? P1 की वैल्यू जाता है कि P2 की वैल्यू जाता है? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, ये आवाज बीच में से कट गई थी। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि लिक्विड पास हो रहा है इस एल्बो में से, पहले वो स्ट्राइक करेगा इस एज के ऊपर जहां पर P1 क्रिएट होगा, और देन वो ट्विस्ट कर जाएगा या डायरेक्शन चेंज कर देगा जहां पर उसने जाना है। तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर स्विल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि बेंडिंग पॉइंट है। एक एक्सटर्नल बेंडिंग है, एक इंटरनल बेंडिंग है। तो इंटरनल बेंडिंग के ऊपर स्विल्स प्रोड्यूस होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि और उन स्विल्स के ऊपर कोई प्रेशर की वैल्यू होगी जिसको वैल्यू मैंने नाम दी थी P2 का। इन स्विल्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको मैंने P2 का नाम दे दिया।
तो क्वेश्चन ये है कि P1 की वैल्यू ज़्यादा है कि P2 की वैल्यू ज़्यादा है? P1 की। P1 के सर जी। चलें, और P2 पे वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? Force is inversely proportional to the elbow radius सर जी। यह ऊपर उसने लिखा हुआ। ठीक हो गया। अब आप ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा ऊपर ही गेम तरह। आपको भाई इस डायग्राम पे लेके गया हूँ, चलो ठीक हो गया, आपने पढ़ लिया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया आपके पास आया, तो यहाँ पर आपके पास P2 की वैल्यू कम होगी। और मैंने यहाँ इंडिकेट भी किया आपके पास कि स्विल प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्विल जहाँ भी प्रोड्यूस होते हैं तो इट मीन वो वैक्यूम को शो करते हैं। तो जो वर्लपूल या जो सहराओं में हवा जो उड़ती है, भंवर जिसे हम लोग कहते हैं, वो वहाँ पर भी क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उस वैक्यूम के अंदर जब भी कोई चीज़ आती है तो ऑक्साइड मूव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर P2 के ऊपर वैल्यू कम होगी। तो हम लोग क्या किए कि एल्बो के अंदर दो पॉइंट्स क्रिएट किए, P1 और P2 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर मेजर करने के बाद हम लोगों ने डेल्टा P क्रिएट कर दिया। When liquid travels in a circular path, centrifugal force is exerted along the outer edge. Thus, when liquid flows through a pipe elbow, the force on the elbow's interior surface is proportional to the density of the liquid times the square root of the square of its velocity. In addition, the force is inversely proportional to the elbow's radius. ये जवाब मुझे किसने दिया था वैसे? फराज ने? जी सर। कि उस्मान नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जवाब किसने दिया था मुझे? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जवाब किसने डोगर। दिया था? डोगर। डोगर में समझाओ तो सही यार, मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आई ये क्या है। यानी कि ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये बंदा कोई कैसे कह सकता है कि P2 की वैल्यू स्मॉल होगी? इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। जी सर। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि P2 स्मॉल है बिकॉज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्बोज रेडियस? ताकि P2 का जो है ना रेडियस कम होगा, उसका ज्यादा होगा P1 का। P1 कैसे कम या ज्यादा हो? अगर हम P1 को यहाँ लिख दें नीचे और P2 को ऊपर लिख दें फिर? ओके, इस केस में आप आओ कि ये टी आपके पास बनी हुई है, इसे टी कहते हैं ना हम लोग। ये भी आपके पास लिक्विड के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज होती है, ठीक है। जी तो सर। यहाँ पर ये रूल कैसे अप्लाई करोगे? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल। एनी पाइप एल्बो कैन सर्व एज अ लिक्विड फ्लो मीटर। अब जो आपको बताया था मैंने कि उन्होंने देखा कि यार डेल्टा पी तो क्रिएट हो ही रहा है, तो क्यों ना हम एल्बो को कन्वर्ट कर दें लिक्विड फ्लो मीटर के अंदर। तो इन्होंने वही काम किया। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज द प्लेसमेंट ऑफ टू स्मॉल होल्स इन द एल्बो मिड पॉइंट्स ऑफ फॉर ट्रैप। प्रेशर सेंसिंग लाइंस कैन बी अटैच्ड टू द टैप बाय यूजिंग एनी कन्वीनियंट मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, कहते हैं प्रेशर लाइट से आपने यूज करनी है ना, आपने तो वो यूज कर रहे हैं। तो दो पॉइंट्स उसमें ले लिए आपके पास, एक आउटर एल्बो प्रेशर टैप और एक इनर एल्बो प्रेशर टैप। और ये जो आपके पास है ये जॉइंट है, ये जॉइंट शो किए हुए हैं, ये जॉइंट है। तो आपको बताया था कि एल्बो ही होती है, बट ये स्पेशल टाइप की एल्बो होती है। स्पेशल टाइप के एल्बो को हम लोगों ने अटैच कर दिया। तो ये जो डेल्टा पी आपके पास आ रहा है, तो उस डेल्टा पी की वैल्यू को आप ले जाकर आगे जाके यहाँ पर यू शेप मैनोमीटर लगाएं और इसको अटैच कर दें, तो आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। इसका वर्किंग प्रिंसिपल टोटल एडवांटेज क्या है कि लो कॉस्ट है, नो एडिशनल प्रेशर लॉस, यानी कि जो होना है वही होना है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट भी हमारी होती है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। और नो ऑब्स्ट्रक्शन द लाइन, लाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती।
ड्रॉबैक क्या, एक्यूरेसी इसकी कोई नहीं है। नंबर 2, रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंशियल प्रेशर, के जो प्रेशर आता है ना डेल्टा पी की वैल्यू वो बड़ी स्मॉल है। ठीक है, तो बातें ना बड़ी आपस में इंटरलिंक कर रही है, और मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा था, बट के बाद बार बार गुजर रही थी तो मैं गुजरता ही जा रहा था। वो क्या है कि डेल्टा पी जितना ज्यादा होगा, डेल्टा पी जितना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्यूरेसी के। डेल्टा पी जितना ज्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इट मीन्स अगर यहाँ पे डेल्टा पी कम क्रिएट हो रहा है तो एक्यूरेसी कम है। तो डेल्टा पी सबसे ज्यादा किस में क्रिएट होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोगों ने भी पढ़ लिया हुआ है और डेल्टा पी मैक्सिमम कॉज करता है उसके अंदर, तो बताएगा उसका नाम क्या है? रोटामीटर। नो। डेल्टा पी हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बात करूं तो हम लोगों ने भी नाम पढ़ा है कि एक हाई प्रेशर लॉस है, एक मीडियम प्रेशर लॉस और एक मिनिमम प्रेशर लॉस डिवाइस है। हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। मीडियम वन कौन सी थी, नाम बताता हूँ आपको मैं, सबका नाम बताता हूँ आपको मैं। हम लोगों ने रोटामीटर पढ़ा है, पीटर ट्यूब पढ़ा है, ऑरिफिस पढ़ा है, वेंचुरी पढ़ा है एंड फ्लो नोजल पढ़ा है। सर पीटर पीटर थी शायद, नहीं सर वो नहीं, एक पीटर ट्यूब नोजल, नो। नोजल जो पीटर नोजल थी। नोजल तो मीडियम था। जी सर वो मीडियम था। हाँ, तो मैंने कहा है कि डेल्टा पी जितना ज्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। सर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा उस ऑर्फिस की थी। इसके थी, ऑर्फिस की सर आपने कहा था। तो इट मीन्स वहां पर डेल्टा पी सबसे ज्यादा। ज्यादा है। तो इंडस्ट्री वाले जो डेल्टा पी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो बिला वजह नहीं करते। आंसर इज एक्यूरेसी। उनको पता है कि जब भी डेल्टा पी क्रिएट होगा तो आंसर इज 100% एक्यूरेट। पाइपलाइन के अंदर आगे खुद जाके तो नहीं देख सकते, तो वो एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते एक्चुअली। अब जवाब मिल गया आप लोगों को मेरी बात का कि वो डेल्टा पी पे क्यों कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, परमानेंट प्रेशर लॉस पे क्यों कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि जी आंसर जो उनको मिल रहा है वो 100% एक्यूरेट है, जो उनको वेंचुरी के केस में नहीं मिलता, जो उनको फ्लो नोजल के केस में नहीं मिलता। तो जो पुअर एक्यूरेसी एक्चुअली है वो रिलेटिवली स्मॉल प्रेशर डिफरेंस की वजह से है कि डेल्टा पी कम होगा तो एक्यूरेसी भी कम होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज तो टारगेट फिर फ्लो बाकी मीटर। बाकी सॉरी, चीजें बनाने की तो फिर जरूरत ही नहीं थी सर, जब एक्यूरेसी उसी से मिल रही थी हमें तो। नहीं ना, देखो वहां पे फॉर एग्जांपल क्या स्पेरिस के लिए यूज नहीं हो सकता, हाई विस्कस लिक्विड के लिए यूज नहीं हो सकता, डर्टी फ्लूइड के लिए यूज नहीं हो सकता, अगर गैस के अंदर पार्टिकल्स हैं, गैस के अंदर कोई पार्टिकल्स है उसके लिए यूज नहीं हो सकता वो। तो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पर वो यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। देन वी हैव टारगेट फ्लो मीटर। तो टारगेट फ्लो मीटर एक्चुअली अगर हम इसकी जो इमेज बने हुए वो देखें तो ये क्या नजर आ रहा है, एक राउंड शेप आपके पास, एक रिंग है, उस रिंग के अंदर कोई वेट हैंग किया हुआ है, कोई वजन लटकाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है। ओके, अब वो जो आपको साइड फेस देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे फ्रंट फेस आ गया। वो जो रिंग था एक्चुअली वो एक पार्ट ऑफ ट्यूब था, वो यहाँ इन्होंने इंसर्ट कर दिया पाइपलाइन के अंदर, और वही जो आपको हैंगिंग एरिया नजर आ रहा था वो हैंगिंग एरिया वो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ओके। अब इस प्लेट के साथ इन्होंने क्या किया, पोजीशन सेंसर लगा दिया। क्या लगा है, पोजीशन सेंसर लगा दिया। उस ये जो प्लेट है उन्होंने यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन भी दिखाया कि एक्चुअली वो प्लेट ऐसे नजर आ रही है हमें, जो साइड से एक लाइन से नजर आ रही है, एक्चुअली वो पाइप के साथ ही डायमीटर का एक स्मॉल डायमीटर का एक छोटी प्लेट लगी हुई है साइड। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने क्या किया कि पहले इस पाइपलाइन को एम्प्टी किया, पाइपलाइन को एम्प्टी करने के बाद इसको हैंग किया, और हैंग करने के बाद जब ये अपनी क्या यानी कि स्टैटिक कंडीशन में आ गया, रुक गया बिल्कुल ही, उसको हमने जीरो पोजीशन का नाम दे दिया, यानी कि जीरो फ्लो रेट का नाम दे दिया हमने इसको। फिर हमने क्या किया कि लिक्विड इसमें से पास करवाना शुरू किया, लिक्विड पास होगा, लिक्विड पास होगा, वो इस प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट करेगा, इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा।
वो जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक सेंसर हमें बता देगा कि इतनी पोजीशन जो वो डिस्प्लेस हुई है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लेट है वो हम लोग मेजर करके बताएंगे कि फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या चल रहा है। ओके, ये जो हैंगिंग एलिमेंट है इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, डिफरेंट मटेरियल का बना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पर डिस्क दिखाई हुई है, यहाँ पर उसने वेट दिखा दिया, एक हैंगिंग वेट है, तो कोई भी इसकी शेप हो सकती है। ये डिपेंड करता है किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कौन से मटेरियल में यूज़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब वही इसने बात में आपको डिटेल में बता दी है कि ये एक आपके पास फ्लो है जो आके स्ट्राइक करेगा टारगेट के साथ, टारगेट पिवट एंड सील हुआ हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग है जो कि उसकी पोजीशन को मेजर करती है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A target meter consists of a target or disk which is mounted on a force bar or a beam passing through a flexible seal and is positioned in the center of the perpendicular to the flowing system. ऐसा 90 डिग्री एंगल पर हमेशा आपने इसको इंसर्ट करना है। अगर आपने टेढ़ा हो गया कुछ या परमानेंट इसका पोजीशन लॉस अगर हो गया तो हम इसका कभी भी आंसर ठीक नहीं बता सकते। ओके, अब यहाँ पर उसने डिस्क की बजाय पर टारगेट की शेप और चेंज कर दी है। Working with the target flow meter measure flow by measuring the amount of force exerted by the flowing liquid on a target suspended in the flow stream. The deflection of the force bar under the action of the fluid flow is proportional to the applied force and therefore proportional to the square of the volumetric flow rate. तो जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो इसको जितना टिल्ट करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि क्या फ्लो रेट क्या चल रहा है आपके पास। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर इतनी फोर्स लगाऊं कि वो परमानेंट आपके पास डिस्क जो है वो ब्रेक हो जाए या वो परमानेंट शेप लॉस हो जाए उसके अंदर। उससे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है, नहीं कुछ नहीं किया इन्होंने, वो प्रॉब्लम में रहती है इसके अंदर। कॉशंस क्या है इनके, इसके प्रिकॉशंस क्या है। फ्लूइड दैट कोट द टारगेट कैन कॉज इट टू बिकम हैवी। वो कहता है ऐसे फ्लूइड आपने यूज नहीं करना जो कि स्टिकी फ्लूइड हो। स्टिकी फ्लूइड क्या करेगा, इसके ऊपर आकर टारगेट पे स्टिक कर जाएगा और ये टारगेट हैवी हो जाएगा। अगर टारगेट हैवी हो जाएगा तो इसको मूव करने के लिए ज़्यादा फ्लो चाहिए होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंडीशन। तो एक्यूरेसी या कह लो कि जो इसकी मेंटेनेंस थी वो करने की जरूरत पड़ जाएगी आपके पास। Such that the force measuring can become inaccurate and unresponsive to the flow changes. These flow measures should not be applied to slurries and highly viscous liquids. जो स्टिकी लिक्विड्स हों, स्लरी वगैरह हों, उनके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। Operating target flow meter continuously for extended periods of the time can cause a mechanical shift to occur that can affect a zero. तो कहता है अगर कंटिन्यूसली आप इसको यूज कर रहे हैं कांस्टेंट फ्लो रेट के लिए तो जीरो जो हमने पहले कैलकुलेट किया था उसको इंस्टॉल करने से पहले हमको बताया था ना मैंने कि पहले लोग जीरो कैलकुलेट करेंगे इसका कि जीरो इनिशियल पोजीशन क्या है। तो हो सकता है वो परमानेंट मैकेनिकल लॉस कॉज कर दे और जो जीरो हमने कैलकुलेट किया था वो रॉन्ग हो जाए, और वो रॉन्ग होने की वजह से हमें दोबारा इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें इसका कैलिब्रेशन दोबारा करनी पड़ेगी। Avoid abrasive fluid because the target can be damaged and the measure accurately. Rapid changing flow such as startup conditions can similarly affect the mechanics. अच्छा जब स्टार्टअप होता है तो लिक्विड बड़ा ड्रास्टिकली मूव करता है, बड़ा तेजी के साथ मूव करता है, वो गैस और लिक्विड दोनों मूव कर रहे होते हैं। तो वो कहता है उस केस में उसको यूज ना करें बिकॉज जो मैकेनिकल चेंजेस है वो आ जाएंगी और वो आपका खराब हो जाएगा। Advantages can be used for any pipeline size from 0.5 inches and up with any type of mounting. Range fluid change accompanied by simple changing target. अगर जब टारगेट को चेंज करो तो आप डिफरेंट फ्लो रेट के लिए यूज कर सकते हो। Several material of construction are available. Drawbacks: inline mounting is required, limited calibration data, no flow condition must exist for zero in the scale. कैलिब्रेशन इसकी डिफिकल्ट है, मैंने तो आपको कहा था ना इसकी दोबारा कैलिब्रेशन करना है, बट इसकी कैलिब्रेशन बहुत डिफिकल्ट होती है। और थर्ड पॉइंट है कि जीरो पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आपकी लाइन हमेशा एम्प्टी होनी चाहिए। अगर लाइन एम्प्टी ना हुई आपकी, नो फ्लो मीन्स एम्प्टी लाइन, अगर आपकी लाइन एम्प्टी ना हुई तो आपका जीरो कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, और जीरो का कैलकुलेट ना हुआ तो वो इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट नहीं करेगा आपका, तो हमेशा आपके पास रॉन्ग वैल्यू ही रहेगी।
So it was all about some of the flow meters. तो बाकी फ्लो मीटर्स की क्या करता है वो पढ़ लेंगे अभी 3 साइज में वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो काफी है। हाँ आज के इसमें काफी फ्लो मीटर्स हमारे एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गए। दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ। सर जी स्लाइड साइज नहीं सर जी ये सब मिड टर्म के लिए है ना? नहीं मिड टर्म वाला हमारे पास है। इससे पहले वाला टॉपिक प्रेशर फ्लो मीटर तक है। टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास ये मिड 10 टर्म के लिए स्लाइड है। है सर जी, 10 स्लाइड है मिड के। यार देखो मिड टर्म का कोर्स आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है। और फाइनल टर्म का आपके पास फ्लो, लेवल और कंपोजिशन के 3 है। ओके